हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग की कंप्लीट मैराथन, जिसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में कवर हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम ये 3 पार्ट्स में जा सकता है। इसके बाद आपको मनी एंड बैंकिंग की यूनिट को देखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस चीज की मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके लिए ये कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपको इस यूनिट को अपनी कंप्लीट करना है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये चीज भी पता है कि इस यूनिट से क्वेश्चन आता ही आता है। प्लस ये यूनिट अभी तक यूट्यूब पे किसी किसी ने भी कवर नहीं करवाई है, और सबसे ज्यादा मैसेजेस इस चीज के लिए आ रहे थे कि मैम प्लीज मनी एंड बैंकिंग जो है वो आप कवर कर दो। आपको भी पता है इस पर्टिकुलर यूनिट में ज्यादा समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। प्लस अंडरस्टैंडिंग की भी बात नहीं करूँ, और यहाँ पे याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। अंडरस्टैंडिंग भी बाद में है, बट आपको याद करना यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। फैक्ट बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा है इस यूनिट में। सो मनी एंड बैंकिंग एक ऐसी यूनिट है जो शॉर्ट शॉर्ट जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जहां से कभी स्किप नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो इकोनॉमिक्स का। प्लस यहाँ से और इस पर्टिकुलर मैराथन में हम ये कंप्लीट करेंगे। टोटल मनी एंड बैंकिंग की मैंने कंप्लीट यूनिट को 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करा है। ठीक है, कंप्लीट 7 इसके लेक्चर्स होते हैं ऑल दो। और मैं आपको अभी पूरा कंप्लीट एक एक लेक्चर लेके इतना टाइम नहीं लगा सकती, और ना ही आप लोग के पास इतना टाइम होगा कि आप जो है इतना टाइम इस यूनिट के लिए लगाओ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस यूनिट को मैराथन के थ्रू जो है वो आपका कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे मुझे एक या दो जो भी मैराथन जो है लेने की जरूरत पड़े। मैराथन के थ्रू हम जो है ये कंप्लीट यूनिट जो कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस यूनिट को इसलिए कवर कर रही हूँ, ऑल तो मैंने बोला था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जो आपकी एंडोजीनियस थ्योरीज है उनको भी हम साइड बाय साइड कवर करते रहेंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना। बट हमें और बाकी यूनिट्स को भी कवर करना है, और बाकी यूनिट्स की मैंने मैराथन भी इसी चैनल पे आपकी जो है वो कंप्लीट करा रखी है। तो आप जाके हर एक यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को जो है वो आप कवर कर लेना। ओके, मनी एंड बैंकिंग की भी प्लेलिस्ट होगी, और इसके पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। प्लस बाकी यूनिट्स के भी पीवाईक्यूज जो है वो आपके कवर हो गए हैं। एंड आई एम सॉरी, थोड़े दिन से क्लास नहीं हो रही है बिकॉज देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी। और मेडिकल इमरजेंसी थोड़ी सी सीरियस है, घर में कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। बट आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं सोच रही थी कि आपकी मैराथन के थ्रू कुछ लेक्चर जो है वो कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, सो मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा आपका सिलेबस जो है, जो जो आपका लेफ्ट आउट रह चुका है, जो इस चैनल पे नहीं हुआ है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ऑल जो मैंने मैराथन करवा रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनटच्ड पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मैंने मैराथन करा रखी है, तो ऐसा नहीं है वो भी आपका अनटच्ड है। अनटच्ड आपका कुछ नहीं रहेगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी मुझे करवानी है, ऑल्दो उसके पीवाईक्यूज के थ्रू मैंने उसकी काफी थ्योरीज को कवर कर रखा है। अगर आप पीवाईक्यूज क्लासेस देखोगे तो मैंने कवर कर रखा है। प्लस आपकी इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो भी कंप्लीट है, और आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की अगर पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें भी मैंने काफी पोर्शन कवर करवा रखा है। उसके साथ मैं कोशिश करी हूँ कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की भी ऐसे ही आपकी मैराथन के थ्रू जो है वो क्लास कवर करवा दी जाए। और पब्लिक इकोनॉमिक्स की भी मैराथन है, एनवायरमेंट की भी मैराथन है। तो आप मैराथन के थ्रू भी अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दी है कि आप उन बुक्स से अपनी थ्योरीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल में सारी चीजें जो है वो करवाऊं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहला जो लेक्चर होता है वो होता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी एंड सप्लाई का, और ये आपकी पेड पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं जो पेड वर्जन में यूज करना चाह रही थी, अब तो पेड वर्जन के लिए मुझे इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी इसमें, अगर पेड करती हूँ आगे इन फ्यूचर कभी भी। और इस चीज के लिए मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैंने हर एक चीज को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करी है। फिर भी आपको अगर बाई चांस कभी लगे कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक आपने ये टॉपिक नहीं लिया, तो वो टॉपिक आप जो है वो मेंशन कर देना। ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश की है कि कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत ना पड़े इस यूनिट को देखने के लिए। आई एम सॉरी, आपके 2-3 मिनट जो है वो वेस्ट हुए, बट ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं हम मनी एंड बैंकिंग लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी एंड सप्लाई। ये स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो मनी की डेफिनेशन जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो दी है, उन इकोनॉमिस्ट की इन डेफिनेशंस को हमें कवर करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि डायरेक्टली आपको जो है डेफिनेशंस गिवन होती है, और आपसे ये पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्राउथर की, तो क्राउथर ने क्या डेफिनेशन दी है मनी की, कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग that is generally acceptable as a means of exchange, and at the same time it
एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जो जनरली एक्सेप्ट भी हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कि आप एक्सचेंज कर सको फॉर द गुड्स, प्लस आप उसे मेजर भी कर सको। आप एक पर्टिकुलर पेन है, वो कितने रुपए क्या कॉस्ट है, क्या उसकी अमाउंट है, 10 रुपए का पेन है, और आप उसे स्टोर भी कर सको, वो क्या होता है मनी, अकॉर्डिंग टू क्राउथर। इसके बाद अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल ने मनी को डिफाइन किया है कि मनी कॉन्स्टिट्यूट ऑल दोज थिंग्स which are at any time and place generally current without doubt or specially inquiry as a means of purchasing commodity, जो commodity को स्पेशली परचेज करने के लिए हो, एंड सर्विसेज एंड ऑफ डिफरिंग एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए। अब जो खर्चा करते हो पैसों से ही तो करते हो, तो ये अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग है। अगर वही हम रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग देखें तो एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन, उसे क्या बोला गया है, उसे मनी जो है वो बोला गया है। GDH कोहली के अकॉर्डिंग क्या है, मनी थिंग एनीथिंग दैट इज हैबिचुअली एंड वाइडली यूज्ड एज ए मींस ऑफ पेमेंट एंड इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए सेटलमेंट ऑफ डेब्ट। अब देखो, आप लोगों को लगेगा कि इतनी सारी डेफिनेशन है और हम ये सारी डेफिनेशंस कैसे याद कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी। आपको पहली बात तो किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने हिंट भी बना लिए ना कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन में ये पर्टिकुलर हिंट है, तो आप उसके थ्रू भी जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशंस ऐसी हैं कि अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दी है तो वो इसी के तरीके से आएगी, घुमा के नहीं दे सकते। इन पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने यही डेफिनेशन दी। तो सबसे पहले अगर हम क्राउथर की बात करें तो हम क्राउथर में क्या चीजें याद कर सकते हैं जिसमें मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी है, मेजर भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, मतलब प्राइमरी फंक्शंस की बात हो गई तो वो क्राउथर की डेफिनेशन है। अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो क्या है, विदाउट डाउट ये किसी और इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, डिफरिंग एक्सपेंसेस किसी और इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन में नहीं है। रॉबर्टसन की बात करें तो बिजनेस ऑब्लिगेशन किसी और की डेफिनेशन में नहीं है। जीएच कॉली की बात करें तो उन्होंने हैबिचुअली वर्ड को प्रेफरेंस दी है, जो हैबिचुअली और वाइडली एज अ पेमेंट फॉर जनरली एक्सेप्टेबल ऑफ डेब्ट है। एसी पीगू की अगर हम बात करें तो एसी पीगू ने क्या कहा, इन ऑर्डर for anything to be classed as money, it must be accepted fairly wide as an instrument of exchange। तो क्लास एज मनी कर सकते हो या फिर इंस्ट्रूमेंट एज ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है, इसमें एक्सचेंज भी है, मेजर भी है, स्टोर भी है, क्राउथर की डेफिनेशन में। वॉकर की डेफिनेशन ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है, मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जाम में जो है वो आ चुकी है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। इसलिए मैंने आपको सारी डेफिनेशन बताई है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम जेम केन्स की बात करें तो जेम केन्स ने कहा, डिलीवरी ऑफ विच डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज, कि जिससे आपका डेब्ट और आप अगर प्राइस पे कर रहे हो तो वो आपके डिस्चार्ज हो चुके, वो कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन शेप ऑफ विच अ स्टोर ऑफ जनरल परचेजिंग पावर इज हेल्ड। तो ठीक है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आ जाए वो जेएम केन्स की डेफिनेशन है। तो आप जो है पूरी डेफिनेशन लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके जो कीवर्ड्स है ना वो आप लिख लो और आपके लिए इतना ही काफी रहेगा। वॉकर की डेफिनेशन आई है। अब हम बात करें अगर इवोल्यूशन ऑफ मनी की, कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सा सिस्टम था, तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में जो सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद इकोनॉमी में कौन सा केस आया, गोल्ड का आया। गोल्ड के बाद अगर हम बात करें तो स्टार्ट हुआ मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स के बाद आई पेपर मनी, फिर आए आपके प्लास्टिक कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी, जीपे, गूगल पे, फोन पे, ये सारी, और अब क्या है हमारी क्रिप्टो करेंसी। ये पर्टिकुलर जो आपका इवोल्यूशन है, बार्टर, बार्टर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद मेटल क्वाइंस, उसके बाद पेपर करेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये सीक्वेंस भी जो है वो याद रखना है। ठीक है, बीजीएम पैक, बीजीएम पैक, वैसे ये चीज याद भी हो सकती है, इसके लिए किसी निमोनिक की आपकी जरूरत भी नहीं है, सबको पता है ये आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, नाउ कई चीज आपको लगेगी मैम ये चीज तो आती है, बट मेरा पूरा फर्ज है कि मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊं, तो मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगी और ये सोच के बिल्कुल कवर नहीं करवाऊंगी कि आपका जो है कि ये तो आता ही होगा, ये तो नॉर्मल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द मेसोपोटामियन ट्राइब्स। इस ट्राइब ने बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड में। डेफिनेशन अगर हम कहें कि बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि गुड्स के बदले गुड्स, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी जो सिस्टम है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इक्वल वैल्यू बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना मनी का यूज किए हुए आप जो है गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, और जरूरी नहीं है वो इक्वल वैल्यू का हो, ये बात ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल वैल्यू की चीज जो है वो एक्सचेंज होती थी। हमें तो वैल्यू ही नहीं बताती पहले, तो हम कैसे बता सकते हैं, बस हम कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी जो है वो एक्सचेंज कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट,
करंट रेलिवेंस की अगर हम बात करें कि क्या आज भी बाटा सिस्टम कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है, तो यस, इन सम रीजन स्टिल बाटा सिस्टम स्टिल प्रिवेलिंग। अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, तो असम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जोन बेल मेला होता है, जहाँ पे सी रेट ट्रेडिशनल फेयर होता है, जहाँ पे बाटर ट्रेड टेक प्लेस होता ही होता है, यहाँ पे है। और इंडो म्यांमार बॉर्डर में भी बाटर ट्रेड जो है वो ऑब्जर्व किया गया है कुछ ट्राइब्स के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए करंट रेलिवेंस को लेके कि क्या आज भी बाटर स्टेट कहीं पे है, और अगर है तो कौन सी स्टेट में है, तो और आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाए तो असम है, और अगर बॉर्डर की बात की जाए तो इंडो म्यांमार बॉर्डर है। मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो ना रहे, ठीक है। तो ये कोशिश मेरी है, बाकी आपकी कोशिश है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, क्या क्या बेनिफिट थे बाटा सिस्टम के। अगर आपसे बेनिफिट के ऊपर ऑप्शंस आ जाएं, तो पहली चीज की बजटिंग हमारी अच्छी होती है, हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हमें क्या चीज हमें एक्सचेंज करनी है, क्या चीज हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है उसे एक्सचेंज कर लेते हैं, और बदले में वो चीज ले लेते हैं जो हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है। तो बजटिंग हमारी बेटर हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की, हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, बेटर बिजनेस नेटवर्किंग होती है, मॉनेटरी डीलिंग्स की बजाय हम जो है गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर लेते हो, तो हमारा ट्रस्ट आपस में जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, की इस चीज को, इस इंसान को इस चीज की जरूरत है तो इसके बदले में इसने वो चीज ले ली जिसकी इसको जरूरत नहीं है, इस इंसान को इसकी जरूरत नहीं है, इसने उठा के इसको ये चीज दे दी, इसने उठा के इसको ये चीज दे दी। तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है बाय इंश्योरिंग फेयर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, की एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो फेयर हो। ऐसा नहीं है कि ये तो एक पेन एक्सचेंज कर रहा है और ये बदले में उसके बदले में 3 नोटबुक एक्सचेंज कर रहा है, तो ये तो फेयर नहीं है ना। सपोर्ट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, की हमारे रिसोर्सेज का, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका रिसोर्स एलोकेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अदर एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सिंपल ट्रेड है, स्मॉल ट्रेड सर्कल रहेगा, प्रमोट करेगा रीयूज और रीड्यूस, हमारे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का वो कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाटर सिस्टम के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे मजाक में मत समझना कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट है, क्या इसके प्रोज हैं बाटा सिस्टम को यूज करने के। ठीक है। तो हम ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं बाटा सिस्टम के। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, अगर हम आज मॉडर्न एग्जांपल लें अपनी इंडिया मॉडर्न सोसाइटी का, कि क्या आज भी कंट्रीज जो है वो बाटा सिस्टम कर रही है कहीं ना कहीं, तो यस, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो स्किल स्वैप होता है कि भाई मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, आप बदले में मुझे एक टाइम का खाना दे देना, कोई ग्रोसरी दे देना, होता है कई जगह। ठीक है। कंपनी टू कंपनी की अगर हम बात करें, बिजनेस टू बिजनेस की, तो प्रोडक्ट एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजिंग, की मैं आपकी एडवर्टाइजिंग कर देती हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आप मुझे ये प्रोडक्ट दे देना। तो ठीक है, गुड्स सर्विसेज की जगह। कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बार्टर ट्रेड अभी भी होता है, ऑयल हम ले रहे हैं और बदले में फूड दे रहे हैं। तो बार्टर आज भी कहीं ना कहीं लाई करता ही कंट्रीज में लाई करता है। नाउ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं बार्टर सिस्टम की, इससे भी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आ सकते हैं। हालांकि आपने ये सारी चीजें 12th में पढ़ी भी होंगी, लेकिन हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, तो कोई ये ना समझे। और एंड तक आप जब जाओगे ना मनी एंड बैंकिंग की जो कंप्लीट अगर आप मैराथन देखोगे, तब को ये समझ में आ जाएगा कि आपका कुछ भी नहीं रहने वाला, सब कुछ कवर कर रही हूँ मैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस रिवार्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना बाटा सिस्टम में, वो ये होती है कि दोनों पार्टीज जो है सेम टाइम पे एक दूसरे को वो चीज ऑफर करना चाहती हैं। अगर मैं किसी से पेन लेना चाहती हूँ तो मुझे बदले में वो बंदा नोटबुक दे रहा है तो वो मेरे यूजफुल हो, और इसके पास वो उस वक्त पेन भी हो देने के लिए। ठीक है। तो आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इस चीज में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये सबको पता है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम कभी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक वैल्यू जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आजकल तो हम जो है मनी में मेजर कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को, कि 100 रुपीज का है, 200 रुपीज का है, लेकिन बाटा सिस्टम के टाइम पे हम वैल्यूज को कंपेयर, गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर नहीं कर सकते थे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। हाई सर्च एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मुझे ढूंढना पड़ेगा उस इंसान को जो पेन देने के लिए तैयार हो, नोटबुक लेने के लिए तैयार हो, देने के लिए तैयार हो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, हमें मैचिंग पार्टीज चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है क्योंकि हमारे पास कमोडिटी है ना, और कमोडिटीज है पेरिशेबल, वो खराब भी हो सकती हैं। हम ऐसी कमोडिटीज का एक्सचेंज कर रहे हैं, फूड का, मिल्क का, तो भाई उसे स्टोर करके रखना। अब मनी को तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटीज को हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फंजिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं कि गुड्स आर नॉट इजिली डिविजिबल और एक्सचेंजेबल। आज अगर मुझे बोल रही हूँ कि क्या मैं आधी गोट का बार्टर कर सकती हूँ, कि मुझे हाफ ही गोट सेल करनी है, हाफ नहीं करनी, अब तो मेरे पास रुपीज है कि 10 में से मुझे 5 रुपीज का ही कुछ लेना है तो 5 का ही ले सकती हूँ ना, जरूरी तो नहीं है कि मुझे 10 का नोट आधा फाड़ना पड़ेगा तब मैं जाके ले सकती हूँ, नहीं ना। बट गुड्स के केस में ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्करेज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर को जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है। विदाउट मनी हम स्पेशलाइज
नहीं निकाल सकते, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। जैसे हम आज कह देते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग जो है इन्हें वेजेस मिलनी चाहिए। पहले कैसे कैसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं, और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में किस इकोनॉमिस्ट ने कहा है ये आप बताओगे। करवा चुकी हूँ मैं ये, और बहुत आसान भी है। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें मनी, कॉमोडिटी मनी, फेट मनी, फिड्यूशरी मनी, ये सारी मनीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं। सबसे पहले अगर हम कॉमोडिटी मनी की बात करें तो कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, गुड जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसे हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी की वैल्यू कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर है, वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ, तो वो क्या है, वो कॉमोडिटी मनी है आपकी। ओके, नेचुरल ट्रांजिशन है बाटा सिस्टम के लिए। कॉमन कॉमोडिटी मनीज की अगर हम बात करें, जैसे मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है। अब गोल्ड का कॉइन है, अगर वो आप 1 रुपए अगर इसके ऊपर लिखा है तो वो 1 रुपए में सेल होगा, लेकिन अगर आपने उस चीज को मेल्ट करके, इस गोल्ड के कॉइन को मेल्ट करके सेल किया तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना इस गोल्ड के कॉइन की। तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कॉपर है, सिल्वर है, इन सब की क्या है, कॉइन्स जो मेटल से बनती है, इन सबकी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो कॉमोडिटीज गुड्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू, वो क्या है, कॉमोडिटी मनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखें टाइप ऑफ मेटलिक कॉइन्स, कितने तरीके के हमारे मेटलिक कॉइन है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मनी या फुल बॉडीड कॉइन की, जिनकी फेस वैल्यू भी, मतलब अगर ये 1 रुपए का सिक्का है ना, और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब किस चीज से बना है, उसकी अगर हम उसको भी मेल्ट करके सेल करना स्टार्ट करें तो उसकी वैल्यू भी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या हो, बराबर हो, तो वो है आपका फुल बॉडीड मनी। ठीक है, या स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं। जैसे गोल्ड कॉइन, उसकी वर्थ गोल्ड कंटेंट ही है, ये गोल्ड का सिक्का है तो उसको बेचोगे तो वो गोल्ड मेल्ट करके इसको सेल करोगे तो उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। टोकन कॉइन्स अगर हम बात करें तो टोकन कॉइन्स में क्या होता है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे हम आज हमारे अगर 1 रुपए के सिक्के की बात करें, ठीक है, ये 1 रुपए का सिक्का है, अब इस 1 रुपए के सिक्के को मैं 1 रुपए के सिक्के की तरह यूज करूँ तो सही है, लेकिन अगर मैं अब आप अपने सिक्के को मेल्ट करके उसको सेल करने लग जाओ तो क्या 1 रुपए की वैल्यू होगी, वो 0.001 कुछ पैसे करके कुछ वैल्यू आएगी उसकी। तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, दिखने में ये 1 रुपए ज्यादा है, तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, वो क्या है, आपका टोकन कॉइन। और उसे हम क्या कहते हैं, ये चीज आप बताओगे, 12th में पढ़ चुके हैं हम ये सब चीजें। अब क्या इशू आता है कॉमोडिटी मनी के, सबसे पहले हमें उतने मेटल्स चाहिए। अगर हम मान लो गोल्ड का बना रहे हैं, सिल्वर का बना रहे हैं, कॉपर का बना रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए भी तो सिक्का बनाने के लिए। तो मेटल की शॉर्टेज आ गई, लिमिटेड सप्लाई है, डीबेसमेंट है। अगर रिड्यूस करें हम मेटल कंटेंट्स को कॉइन में, तो हम कहाँ से कितना जो है यूज कर सकते हैं, कितनी करेंसीज जो है वो इशू कर पाएंगे, जितना हमारे पास वो मटेरियल होगा, रिसोर्स होगा। अब ग्रेट डिबेसमेंट का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा सिल्वर कंटेंट कॉइन रिड्यूस हो गया था तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया, पब्लिक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया। पहले चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सब चलते थे। ठीक है, और ये जो ग्रेट डिबेसमेंट जो ऑर्डर किया था, ये हेनरी 8th ने किया था, और इसको वापस से रिवर्स किसने कर दिया था, एडवर्ड 6th ने। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थी, फिर बाद में जब पता चला कि ये प्रॉब्लम है, कि ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती, हम कैसे कितनी चीजों को यूज कर सकते हैं। डिबेसमेंट का मतलब तो बताओगे ना, कि आप उसकी वैल्यू, जो क्वालिटी या वैल्यू ऑफ किसी भी चीज की, उसको रिड्यूस करें, तो वो चीज है क्वालिटी या वैल्यू। तो ये इश्यूज थी कि उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब ये चांदी का सिक्का चांदी की तरह बिकेगा तो अच्छी वैल्यू होगी, पर अगर वो 1 रुपए के सिक्के की तरह बिकेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो ये ग्रेट डिबेसमेंट ऑर्डर किया था हेनरी 8th ने, और फिर वापस रिवर्स कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जैसा कहा कि सारी चीजें मुझे कवर करनी है तो कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का क्या मतलब होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी, कि पेपर मनी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है देन इट्स कॉमोडिटी पेपर वैल्यू। ठीक है, मतलब मान लो कि ये नोट है मेरे पास, ठीक है, 500 रुपीज का, अगर ये सिर्फ एक पेपर हो और ये 500 का नोट ना हो, तो इस पेपर की क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी ना। उसको उससे अगर मैं ऐसे कॉमोडिटीज को सेल करूँ तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सो पेपर मनी हुज वैल्यू इज मच हायर देन इट्स कॉमोडिटी, मतलब पेपर की वैल्यू से ज्यादा उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 500 रुपए। और फुल बैक्ड बाय द मेटलिक रिजर्व्स की, मतलब सरकार जो है वो रिजर्व रखती है कि जितने नोट करेंसी वो प्रिंट कर रहे हैं, उसका एक रिजर्व जो है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, रिडीमेबल ऑन डिमांड बाय द होल्डर ऑफ फुल बॉडीड मनी, कि रिडीमेबल है ये करेंसी, की बैकअप रखती है गवर्नमेंट, और इतने बैकअप के बाद जो है कि इतने अगर सिक्के या इतने नोट्स जो है प्रिंट कर रही है तो उसके बैकअप में जो है वो मनी रहता है। तो वो आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जो फुली बैकअप है मेटलिक रिजर्व से।
अगर हम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात करें तो एक है आपकी कन्वर्टेबल, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फुल बॉर्डेड मनी में, मतलब गोल्ड सिल्वर में। एक आपकी होती है मतलब फ्री रिडीमेबल है, अगर मैं लेके जाऊं तो वो रिडीम हो सकता है। एक होती है आपकी इनकन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसका कोई बैकअप भी नहीं है मेटलिक रिजर्व से या बुलियन से। जैसे इंडियन रुपी, 1 रुपी नोट जो होता है वो आपका बैक नहीं होता गोल्ड या सिल्वर से, 1 रुपए का जो सिक्का नोट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपका, ठीक है। नाउ फेट मनी, फेट मनी, फिड्यूशरी मनी, वही है ये। फेट मनी का मतलब क्या होता है? फेट मनी मतलब वो मनी जो इशू करता है सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक नहीं है तो पहले किंग करते थे और गवर्नमेंट करती है। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी, कोई फिजिकल कमोडिटी से बैकअप नहीं है। वैल्यू जो है वो सिर्फ किसके बेस पे है? गवर्नमेंट के पब्लिक के कॉन्फिडेंस पे और गवर्नमेंट की गारंटी पे इसकी वैल्यू जो है वो बेस होती है। लीगल टेंडर, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री अगर आपको अपने डेब्ट सेटल करने हैं तो आप फेट मनी का यूज कर सकते हो। इजिली एक्सेप्ट किया जाता है एज ए ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट। अगर हम बात करें फॉर्म, किस फॉर्म में है आपकी फेट मनी? फिजिकल करेंसी की फॉर्म में तो क्वाइंस और नोट्स है, लिखा होता है ना मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, और फिर नीचे साइन होते हैं आपके गवर्नर के। उसके बाद अगर यूपीआई है, ठीक है, ये अगर फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है, यूपीआई भी तो गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट की है। और अगर आपकी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये भी आपकी गवर्नमेंट ने ही इंश्योर की है, ठीक है। ई रूपी जिसे हम कह दें, ई रूपी जो है हमारा यूपीआई पेमेंट जो है हमारी, ये डिजिटल फॉर्म है इंडिया की फिजिकल करेंसी की। इसकी फुल फॉर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। नाउ अब हम डिफरेंस अगर हम देखें, देखो कौन सी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव मनी बैक्ड अप होता है या फेट मनी बैक्ड अप होता है। तो अगर बैक्ड अप बाय कमोडिटी देखे तो आपके रिप्रेजेंटेटिव, नाम ही है ना रिप्रेजेंटेशन, तो यस ये बैक्ड अप है गोल्ड और सिल्वर रिजर्व से, लेकिन फेट मनी बैक्ड नहीं है। क्या रिडीमेबल है फॉर फुल बॉडीड मनी? समटाइम्स, अगर कन्वर्टेबल उन्होंने कर रखा है, ठीक है। अगर कन्वर्टेबल है तो हो सकता है ये, अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो नहीं कन्वर्ट कर सकते आप गोल्ड या सिल्वर में। फेट मनी रिडीमेबल नहीं है। इशूड बाय, कौन करता है इशू रिप्रेजेंटेटिव मनी को? सेंट्रल अथॉरिटी। और फेट मनी भी को भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट। इसकी वैल्यू किस पे बेस्ड होती है? इन्फ्लुएंसिंग पे या फिर ट्रस्ट पे। और फेट मनी की वैल्यू पब्लिक ट्रस्ट पे या फिर लीगल बैकिंग पे, ठीक है। जो सरकार जो है वो तो, आप सरकार के पास जाओगे ना नोट को तो कोई मना थोड़ा ना कर सकते, क्योंकि ये लीगली बैकअप है। कोई मना नहीं कर सकता इसको लेने के लिए। तो ये चीज हमने अभी जो है वो कवर किया। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। क्या हो गया इसे, चल क्यों नहीं रहा? यस, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पे फिड्यूशरी मनी कवर है, फेट, हाँ फिड्यूशरी मनी है ना, हाँ यही देखना तो मुझे क्या है कि नहीं, ठीक है। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वाइन, कोई भी बैंक नोट जो लीगली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जैसे हमारे जो नोट है वो लीगल टेंडर है ना, लीगल टेंडर है। और लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 6 ऑफ क्वाइनेज एक्ट 2011 इसे लीगल किया है। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है हमारे मनी को। क्वाइंस मस्ट नॉट बी डिफेस्ड और अंडरवेट टू क्वालिफाई एज ए लीगल टेंडर। क्वाइन को आप डिफेस नहीं कर सकते, अंडरवेट नहीं कर सकते उसको लीगल टेंडर क्वालिफाई करने के लिए, तो ठीक है। लीगल टेंडर मतलब जो लीगली एक्सेप्टेड है कि आपके डेब्ट्स और आपकी जो ऑब्लिगेशन है उसकी पेमेंट के लिए, वो आपका क्या हो गया? लीगल टेंडर हो गया। अब हम बात करें लिमिटेड लीगल टेंडर की, तो सर्टेन क्वाइंस, उनकी एक लिमिट है ऑन द अमाउंट फॉर विच दे कैन बी यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस। अगर आपका 1 रुपए का सिक्का है या उससे ज्यादा है तो आप 1000 से ज्यादा उस सिक्कों को यूज नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन की पेमेंट के लिए, इतनी लिमिट है। अगर 50 पैसे का सिक्का है तो आप सिर्फ 10 रुपए तक ही उसकी, 10 रुपए तक अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप 50 पैसे से कर सकते हो। 1000 रुपए तक की पेमेंट कर रहे हो तो आप 1 रुपए के सिक्के के साथ कर सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं। ये इनकी लिमिटेड लीगल टेंडर है, इतना आप यूज कर सकते हो। ये लिमिट जो है वो 1 रुपए के सिक्के के लिए और 50 रुपए के लिए, ये सिक्के के लिए है। नो वन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट क्वाइंस बियॉन्ड दीज लिमिट्स। अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप मेरे को 10,000 की पेमेंट करनी है और मैं 1 रुपए के सिक्के के साथ वो पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे मना किया जा सकता है। 1000 तक मुझे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन 1000 के बाद अगर है तो बियॉन्ड, अगर इस लिमिट के बाहर है तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं ये जो है सिक्कों में एक्सेप्ट करूं।
हाँ, अगर वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर खुशी खुशी बंदा लेना चाह रहा है 10,000 सिक्के तो दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप उसे फोर्स नहीं कर सकते ये कह के कि ये तो लीगल टेंडर है, नहीं, इतनी लिमिट है। नाउ अगर हम बात करें फिड्यूशरी मनी की या बैंक मनी की, तो फिड्यूशरी मनी या बैंक मनी जो होती है वो लीगल टेंडर बाय लॉ नहीं है। ये सिर्फ एक्सेप्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ईश्वर ने प्रॉमिस किया, ठीक है, कि और फिर बाद में आप उसे फेट मनी या कम्युनिटी मनी में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। इसको सेंट्रल बैंक ने जो है इशू नहीं किया है, अनलाइक बैंक नोट्स। जैसे ये अगर हमारा नोट है, ये तो आरबीआई गवर्नर का साइन है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। लेकिन ये ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे चेक का एग्जाम्पल है, बैंक ड्राफ्ट का एग्जाम्पल है, ये जो है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। उनके बीच में कितना ट्रस्ट है उसके बेसिस पे ये मनी जो है वो इशू की जाती है। ओके, नाउ कमर्शियल बैंक मनी। देखो, कमर्शियल बैंक मनी मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन अगर हम कह दे तो ये कौन क्रिएट करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं, अपने रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं कि सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर इतना है, जितना ज्यादा आपका कैश रिजर्व रेशो होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। पढ़ चुके होंगे आप। रिप्रेजेंट करता है डेब्ट या डिपॉजिट क्लेम्स ऑफ द कस्टमर्स कि कोई कस्टमर है, पैसे सबमिट करा रहा है, उसने अगर 1,000 रुपए सबमिट करा है तो इसने 10% सीआरआर रख के फिर बाद में 900 रुपए क्या दे दिए, लोन पे दे दिए। यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी या फिर अकाउंट बैलेंस। हमें कैसे दिखता है कि मेरे अकाउंट में ये 10,000 रुपए, अगर ये मैं अपना बैलेंस चेक करूं तो, लेकिन क्या सच में है? नहीं, वो मेरे अकाउंट में दिख रहा है करेंसी, और मैं ट्रांजेक्शन करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन सरकार क्या, बैंक क्या करती है? पैसा आगे उधार पे दे देते हैं कुछ रिजर्व रख के। अब अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं? प्राइमरी फंक्शंस है, सेकेंडरी फंक्शंस है और अदर फंक्शंस भी हैं। अगर सिर्फ पूछा जाए कि प्राइमरी फंक्शंस, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनमें से सिर्फ प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, जो कि क्वेश्चन आ भी चुका है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप गुड्स के बदले जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बाटा सिस्टम में, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, क्योंकि मनी सबसे मेन फंक्शन ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी प्राइमरी फंक्शन कंसीडर किया जाता है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड, अगर हम बात करें आपकी सेकेंडरी फंक्शंस की मनी के, तो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की फ्यूचर पेमेंट। अगर आपने लोन, सैलरी, जैसे सैलरी क्या है, पूरे महीने काम करोगे उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी ना, तो फ्यूचर पेमेंट, काम आज की है, पेमेंट बाद में मिल रही है। लोन है, पेंशन है, ये सब क्या है? ये डेफर्ड पेमेंट है। तो डेफर्ड पेमेंट में भी काम आती है मनी। आप स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे याद किया था मैंने सेकेंडरी फंक्शन को? STD, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट। ये सब क्या है? ये सब इसके क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कि इजी और लो कॉस्ट ट्रांसफर है। अब चाहो कि ये मैम इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, हो जाएंगे उतने ट्रांसफर, है ना। तो ये क्या है? आप ट्रांसफर आसानी से कर सकते हो। लेकिन बाटा सिस्टम में ये सारी क्या थी? ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिल रही थी, जिसको मनी ने क्या किया? सॉल्व किया। इसके बाद अगर हम बात करें कंटीजेंट फंक्शंस की, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो कंटीजेंट फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस भी जो है वो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है वो ऐसे आ सकते हैं। मतलब अभी तक तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन से ही आया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर पूछ ले कि प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा, तो क्या है? बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, कि लोन है, क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी हमारी कैसी हो रही है? उधार पे चल रही है, तो ऐसे उधार का काम भी जो है मनी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी फैसिलिटेट करता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या कर सके? पे कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम का। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट, कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या ऑप्टिमल चॉइसेस किसके बेसिस पे करते हैं? कि उनकी मनी, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरे रिवेन्यू मुझे कितना जनरेट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, ये सब किसके बेसिस पे? ये सब पैसों के बेसिस पे तो है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। लिक्विडिटी टू वेल्थ, मोस्ट लिक्विड एक्सर्ट, सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट क्या है? हमारी मनी है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म। कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी अदर एसेट, किसी भी एक्सचेंज के लिए तभी की तभी जो है वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या थे? इसके कंटीजेंट फंक्शंस थे। इसके बाद नियर मनी। देखो, क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी। मतलब रेगुलर क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक लेक्चर कराऊंगी फिर अगले क्लास रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। मैराथन है, आपके 7 लेक्चर मुझे पूरे कवर कराने हैं, चाहे मैं 2 मैराथन में कराऊं चाहे 3 में कराऊं। तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन फॉर श्योर आपके क्वेश्चंस यहाँ से मिस नहीं होंगे। तो इस चीज को एज अ इंटरेस्ट अगर आप क्रिएट करके पढ़ोगे और साथ साथ अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो होने वाली है। मनी एंड बैंकिंग ऐसी यूनिट है जो दोबारा आपको दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
नाउ नियर मनी की अगर हम बात करें तो नियर मनी का मतलब क्या होता है, जो आपकी हाईली लिक्विड एसेट है, मतलब क्विकली बहुत जल्दी से मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू। सो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट उसे हम कहते हैं नियर मनी। एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि नियर मनी के क्या इनमें से कौन से एग्जाम्पल है या कौन से नहीं है, तो कौन से हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब नियर मनी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये मनी नहीं है, पैसा थोड़ी ना है, आप इसके बदले में क्लेम कर सकते हो मनी को, डिबेंचर्स के बदले में, सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स के बदले में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में, इन सब के बदले में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे मैंने साथ के साथ बनाए भी हैं आपके, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं एक दिन आपकी क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस की क्लास लूंगी। अभी जो है वो थ्योरी की क्लास है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस की एक क्लास लूंगी। लेक्चर 1 आपका कंप्लीट है, अब हम लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चंस की क्लास लूंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, क्योंकि पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ आपकी। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई मतलब वो जो स्टॉक ऑफ मनी जो हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान देने वाली बात है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब मनी सप्लाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला पब्लिक, विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक में कौन कौन आ गया? हाउस होल्ड्स भी आ गए, फर्म्स भी आ गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, लोकल अथॉरिटीज भी आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स भी आ गए, आईएमएफ भी आ गए, सब पब्लिक का पार्ट है। क्या चीज एक्सक्लूड करता है ये पब्लिक में? ये चीज इंपॉर्टेंट है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये लोग सप्लायर्स हैं, ये होल्डर्स नहीं है। इसने क्या बोला है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक जो है, जबकि आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब क्या करते हैं? ये सब तो मनी सप्लाई करते हैं। जब हम कहते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि पैसे को हमें इकोनॉमी में ज्यादा डालना है, नहीं डालना है, इंजेक्ट करना है, लीक करना है, क्या करना है। So these are suppliers, not the holders of money. That's why they are not included in public. Okay. Now, मनी सप्लाई का नेचर कैसा है जो हमने पढ़ लिया। अगर आपसे मनी सप्लाई पूछा जाए तो वो स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि मेजर किया जाता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन मनी सप्लाई कौन सा वेरिएबल है, तो वो क्या है? एक फ्लो वेरिएबल है। सिंपल मनी सप्लाई पूछा जाए तो वो क्या है? आपका एक स्टॉक वेरिएबल है। ओके, नाउ अब अगर हम मॉनेटरी डाटा इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरबीआई ने कंपाइल करता है, पब्लिश करता है मॉनेटरी डाटा सिंस जुलाई 1935। सिंस जुलाई 1935 से आरबीआई जो है वो ही कंपाइल करता है और पब्लिश करता है मॉनेटरी डाटा। 3 मेजर कमिटीज जो है वो अब तक बनी है, किस पे? मनी सप्लाई पे। फर्स्ट वर्किंग ग्रुप 1961 में, सेकंड वर्किंग ग्रुप 1977 में, और वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई 1998, जिसको चेयर किया था किसने? वाईवी रेड्डी ने। ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि जो आपका वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई बना था उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे वाईवी रेड्डी थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या है मनी सप्लाई का, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है मनी सप्लाई का? मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, जीडी, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, सो मनी सप्लाई सी प्लस डीडी प्लस ओडी, और ये M1 की भी डेफिनेशन है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है मनी सप्लाई का जो सबको पता होगा। इसके बाद करेंसी में क्या क्या आ जाता है? तो करेंसी जो इशू कौन करता है? आरबीआई, ₹2 एंड अबव, और अगर 1 रुपए का नोट है या सिक्का है तो वो किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। क्या क्या इंक्लूड है इस करेंसी में? पेपर नोट्स भी इंक्लूड है, मेटलिक कॉइन्स भी इंक्लूड है। कितनी तक लाइबिलिटी है? आरबीआई की लाइबिलिटी है ₹2 और उससे ज्यादा अबव नोट्स की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी है ₹1 नोट एंड द कॉइन्स। ठीक है, सर्कुलेशन कौन करता है? आरबीआई एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आरबीआई, क्योंकि हमने आरबीआई का फंक्शन अगर आपको पता हो तो आरबीआई क्या काम करता है? एज ए एजेंट की तरह ही तो काम करता है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के एजेंट की तरह ही काम करता है। तो सर्कुलेशन कौन करता है? आरबीआई एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर, ये गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड नहीं है। ठीक है, नाउ करेंसी हमें पता चल गया। डिपॉजिट्स में क्या आता है? डिपॉजिट्स में आते हैं आपके करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो पेबल ऑन डिमांड नहीं है, चेकेबल है, जब चेक कटेगा तो आप ले सकते हो। ये बिजनेसमैन मेनली यूज करते हैं डेली ट्रांजेक्शन के लिए। एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट। अगर आप विड्रॉ करने चाहते हो तो आप देखते हो कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, करंट अकाउंट का भी ऑप्शन आता है और एक आपके पास सेविंग अकाउंट का भी ऑप्शन आता है। और जब आप विड्रॉ करते हो एटीएम से पैसा तो आप सेविंग अकाउंट से करते हो मोस्टली, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या होती है? इसमें आपकी डेली ट्रांजेक्शन होती हैं और ये मोस्टली बिजनेसमैन यूज करते हैं। इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती सरकार, सॉरी गवर्नमेंट, सॉरी बैंक।
जबकि सेविंग अकाउंट पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो हमें पता है कि हम एफडी करवाते हैं, 5 साल की एफडी कराती, 2 साल की कराती, नोट चेकेबल है। ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत है, चेक काटा और एफडी से पैसा निकाल लिया, नहीं। एफडी से पैसा निकाल सकते हैं बट एक टाइम लिमिट के बाद, और अगर आपको उससे पहले पैसे निकालने भी हैं एफडी से तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कटेगा। इसको हम नियर मनी के अंडर ही कंसीडर करते हैं, इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है एफडी आरडी पे। दूसरा आपका है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, इस पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, पार्शली चेकेबल है, चेकेबल चेक है, काटो ले लो पैसा। ट्रांजेक्शन और सेविंग मोटिव के लिए हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड है, आपकी सेविंग्स, आपकी फिक्स, आपकी रिकरिंग, सब तरीके की। विड्रॉल बाय स्लिप से, पोस्ट ऑफिस में स्लिप से जाके आप पैसे निकाल सकते हो। लिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं कि इतने एक महीने में इतने ही पैसे आप निकाल सकते हो। एफडी से ज्यादा लिक्विड होते हैं और लेस लिक्विड होते हैं बैंक डिपॉजिट से। सिंपल अगर बैंक डिपॉजिट है तो वो ज्यादा लिक्विड होगा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में, सीधी सी बात है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ओनली डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, ये कंसीडर किए जाते हैं कि जो बैंक के पास और पोस्ट ऑफिस के पास है, ये कंसीडर किए जाते हैं एज ए मॉनेटरी एग्रीगेट, ना कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के। और करेंसी एंड चेकेबल डिपॉजिट्स क्या है आपकी, ये आपके क्या है, नैरो मनी में कंसीडर किया जाएगा। नैरो मनी और ब्रॉड मनी है ना, तो नैरो मनी में क्या कंसीडर किए जाते हैं, आपकी करेंसी एंड चेकेबल डिपॉजिट्स जो है वो कवर किए जाते हैं। अब बैंक के डिपॉजिट्स को आरबीआई ने क्लासिफाई किया है, डिमांड डिपॉजिट्स जिसे हम विड्रॉ कर सकते हैं बाय डिमांड, चेक कर से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपके करंट अकाउंट भी आ गया, जिसमें आपका विड्रॉ पोर्शन आ गया सेविंग डिपॉजिट्स का भी, ये आपके डिमांड डिपॉजिट में आ गए। टाइम डिपॉजिट में क्या आ गए, टाइम डिपॉजिट मतलब आपकी एफडी जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते ऑन डिमांड जब चाहें, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। टाइम डिपॉजिट में क्या क्या आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और नॉन विड्रॉन पोर्शन जो है सेविंग डिपॉजिट्स का, कि एक लिमिट होती है ना कि बैंक में आजकल लिमिट भी होती है कि 1000 रुपए तो कम से कम रखने ही रखने हैं, तो नॉन विड्रॉन पोर्शन जो है वो सेविंग डिपॉजिट का। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आ गया, टोटल पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटरबैंक जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, कि एक बैंक ने उस बैंक के बदले में चेक काटा, मैं यस बैंक के हूँ और मैं जो है दूसरे बैंक का एचडीएफसी का चेक काट रही हूँ, तो ऐसे करके जो इंटरबैंक जो चलती है ट्रांजेक्शन, ये यूज किया जाता है नेट डिमांड डिपॉजिट फॉर कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई, कितना मनी सप्लाई है। M1 M3 जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये देखते हैं ना। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटरबैंक डिपॉजिट्स, वो क्या है आपकी, नेट डिमांड डिपॉजिट्स है आपकी। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एक एक जो है डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए एक एक डेफिनेशन बताइए, वरना कोई बताने का कोई मतलब था नहीं इसको, बट ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आ सकती हैं। अब हमने अभी बात की थी कि फर्स्ट वर्किंग ग्रुप, सेकंड वर्किंग ग्रुप और ये आपका जो वर्किंग ग्रुप्स जो वाईवी का है, इन सब के बारे में बात की थी। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वर्किंग ग्रुप, 61 से 67 या 68 ध्यान रखेंगे, ये सजेस्ट करता है कि सिंगल नैरो डेफिनेशन है मनी सप्लाई की। सारे वर्किंग ग्रुप्स ध्यान रखेंगे कि किस वर्किंग ग्रुप ने किसकी बात की थी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, आ भी चुके हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हैं तो। फर्स्ट वर्किंग ग्रुप क्या सजेस्ट करता है कि सिंगल नैरो डेफिनेशन है मनी सप्लाई की, इन्होंने सजेस्ट की थी। फॉर्मूला क्या दिया था, M इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, पोस्ट 1967 आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज AMR, जिसमें क्या इंक्लूड किया, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, और इंक्लूड किया कि टाइम डिपॉजिट को एज अ नियर मनी। ठीक है, पोस्ट 1967 के बाद। ओके, क्या आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। इसके बाद सेकंड जो वर्किंग ग्रुप है, इसने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। सेकंड वर्किंग ग्रुप 1977 से 1998, अब जो हम पढ़ते हैं ना M1 M2 M3 M4, ये सेकंड वर्किंग ग्रुप ने जो है, जो हमने 12th में पढ़े थे, ये सेकंड वर्किंग ग्रुप ने जो है इंट्रोड्यूस किए थे। M1 में क्या आ गया, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, M2 में क्या आ गया, M1 तो है ही प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 में क्या आ गया, M1 तो है ही प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। ये सारी डेफिनेशंस इसलिए ही पहले बता दी गई हैं ताकि अब बतानी ना पड़े। ठीक है, और M4 में क्या आएगा, M3 तो आएगा ही, M3 का मतलब M1 भी है, नेट टाइम डिपॉजिट्स भी है और टोटल डिपॉजिट्स भी है विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो M1 M2 M3 M4 ये इंट्रोड्यूस किया सेकंड वर्किंग ग्रुप ने। और इन्होंने जो कंसीडर किए ना डिपॉजिट्स, ये कौन कौन से बैंक से, चाहे शेड्यूल हो, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे आपके पोस्ट ऑफिस हो, ये डिपॉजिट्स यहाँ सबसे जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें थर्ड वर्किंग ग्रुप
कि 1997 जिसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर वाई रेड्डी, उन्होंने क्या रीजंस दिए कि हमें रिवीजन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल पेपर्स, ये सब ग्रोइंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो अब हमें ये M1 M3 जो मेजर्स और मनी सप्लाई, इनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब फाइनेंशियल मार्केट भी इंक्लूड हो गई है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, ग्लोबल ट्रांजेक्शंस जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो थर्ड वर्किंग ग्रुप इसलिए आया है कि जो पहले मेजर्स चल रहे थे उनको हमें चेंज करने की जरूरत है। ब्लरिंग रोल्स बिटवीन बैंक्स एंड नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, हमें रोल स्पेसिफाई नहीं है। ये रीजंस है कि थर्ड वर्किंग ग्रुप क्या रिवाइज करने के, मॉनेटरी जो इन्होंने मनी सप्लाई के जो मेजर्स बताए उसको रिवाइज करने की क्या क्या जरूरत थी, वो ये रीजन है। डिले डाटा है नॉन शेड्यूल बैंक्स का और पोस्ट ऑफिस का। पोस्टल डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पोस्टल डिपार्टमेंट ये जनरल गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो कह सकते हैं कि सप्लायर है, तो इसको आप ना इंक्लूड करो मनी सप्लाई में, ठीक है। तो ये चीज थर्ड वर्किंग ग्रुप ने बोली। अब इन्होंने क्या क्या चेंज किए, इन्होंने प्रपोज किया एक सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन इकोनॉमी का। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चीज इन्होंने बोली है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि थर्ड वर्किंग ग्रुप ने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं दी या कौन सी स्टेटमेंट दी है, तो बस आइडिया होना चाहिए किस किस बारे में बात की। सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन की बात की, हाउस होल्ड्स में इन्होंने इंक्लूड किया इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को, नॉन फाइनेंशियल कमर्शियल सेक्टर में इंक्लूड किया फर्म्स और एंटरप्राइजेस को, जनरल गवर्नमेंट में इंक्लूड किया सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में इंक्लूड किया बैंकिंग सेक्टर्स को, जिसमें आरबीआई और सारे बैंक्स आ जाते हैं, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके जो भी हैं। फिफ्थ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या इंक्लूड किया, फॉरेन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ, और ये जितने भी आपके जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी आगे वो सारे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपके जितने भी फॉरेन के सेंट्रल बैंक हैं, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। ये मेथोलॉजिकल चेंज जो है इंट्रोड्यूस किया। अर्लियर ग्रुप जो है, पहले के जो ग्रुप थे वो 3 सेक्टर मॉडल पे काम करते थे, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक बैंकिंग सेक्टर। जरूरत आई नीड फॉर रिफॉर्म्स, क्या अपडेटेड मेथोलॉजी हमें मैच करनी थी यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट से, इसलिए हम ये चेंज कर रहे थे। रिफ्लेक्ट करना था कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल लिक्विडिटी आखिरकार कितनी है, और मोस्ट एक्यूरेट जो है वो देखने के लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, इसलिए हम थर्ड वर्किंग ग्रुप में जो है वो आए। इससे पहले सिर्फ 3 सेक्टर मॉडल यूज हो रहा था, प्राइवेट, गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों थी, कि हमें अपडेटेड मेथोलॉजी चाहिए थी यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, और हमें एक्चुअल लिक्विडिटी देखनी थी अपनी इकोनॉमी की मोर एक्यूरेटली, ठीक है, कि कितनी कितनी हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी है। नाउ अब बात आती है आरबीआई के थर्ड वर्किंग ग्रुप की क्लासिफिकेशन में, उन्होंने मॉनेटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को क्या किया, अलग किया। अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैंने M1, M2, M3, M4, L1, L2, L3 इन सबकी L2, L3, L4 इन सबकी क्लासेस जो है इन सबकी इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी क्लास मैंने अलग से ले रखी है, आपको मनी एंड बैंकिंग की ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो जरूर से जरूर याद करके उसे लिख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। अब थर्ड वर्किंग ग्रुप ने ही मॉनेटरी और लिक्विड एग्रीगेट्स जो है वो अलग किए। क्या बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन रहा, कि नोट बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एट्रीब्यूट्स की टाइप मेजॉरिटी इसके बेसिस पे नहीं, बट जो बेस किया ना कि मॉनेटरी और लिक्विड एग्रीगेट्स को जो हम अलग कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इशूइंग दैट, कि उन्हें इशू कौन कर रहा है उसके नेचर और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया कि ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आएंगे और ये किस में आएंगे, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में आएंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनेटरी एग्रीगेट्स की, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या इंक्लूड होगा, ओनली लायबिलिटीज ऑफ डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशंस, और डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशंस में मतलब लायबिलिटी किस किस की, आरबीआई की, बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन आ गया, आपके एसबीआई, उसकी सारी सब्सिडरीज, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में सिर्फ वो लायबिलिटीज इंक्लूड है जो इनकी है, ठीक है। उसके बाद क्या फीचर्स है, क्या कंप्राइज किया, मॉनेटरी लायबिलिटीज आरबीआई की और बैंकिंग सिस्टम की, बेस्ड है किस पे, बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट पे, प्रोग्रेसिवली लिक्विड फ्रॉम M0 टू M3, M0 से लेके M3, ठीक है। M4 को क्या कर दिया, बाद में बंद कर दिया था, M4 नहीं तो काम करेगा। नाउ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में क्या क्या इंक्लूड किया, इसमें जो इंक्लूड की लायबिलिटीज डिपॉजिटरी की भी और नॉन डिपॉजिटरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी, तो कौन कौन से आ गए, नॉन डिपॉजिटरी कौन कौन से फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, एक तो आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो एक्सेप्ट करती है पब्लिक डिपॉजिट्स, एक आपके आगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, इन सबको किसमें इंक्लूड किया, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में। और कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड होगी लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में, post office deposits, public deposits, term borrowings and certificate of deposits of financial institutions, public deposit with non-banking financial corporations और call term funding for non-banking financial institutions।
और ये जो है इन्होंने मॉनेटरी एग्रीगेट्स में भी इंक्लूड किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं किया है? आपकी एक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एक्सक्लूड, क्योंकि बैलेंस शीट रेस्ट्रिक्शन है, हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो है वो किसी का भी पार्ट नहीं है, कोई भी एग्रीगेट का, चाहे मॉनेटरी हो चाहे लिक्विडिटी हो। कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल्स ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि एज नॉट हेल्ड बाय पब्लिक इन इंडिया, इंडियन पब्लिक में इसको हेल्ड नहीं किया जाता, तो कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल्स भी इंक्लूडेड नहीं है। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड नहीं है, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड दोनों में से किसी भी एग्रीगेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब टाइप्स पब्लिश्ड बाय थर्ड वर्किंग ग्रुप। थर्ड वर्किंग ग्रुप ने कितने टाइप जो है वो पब्लिश किए? मॉनेटरी एग्रीगेट्स लिक्विडिटी हायरार्की के बेस पे सबसे ज्यादा लिक्विड M0 और सबसे कम लिक्विड M3। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंडिया में यूज किया जाता है वो M3 यूज किया जाता है और उसे ब्रॉड मनी कहा जाता है। M2 को सेमी ब्रॉड कहा जाता है, M1 को नैरो मनी कहा जाता है, और M0 को मॉनेटरी बेस या फिर रिजर्व मनी जो है वो कहते हैं। और बहुत बार जो है यहाँ से इस वर्ड से जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नाउ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में क्या है? L1 है, L2 है, L3 है, सारी डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है अलग से क्लास में। क्या और पब्लिश करता है? फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे भी पब्लिश किया जाता है फॉर ब्रॉड फाइनेंशियल एनालिसिस। थर्ड वर्किंग ग्रुप ने बोला कि फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे भी आएगा। अब ले जाने वाली, आपको समझने वाली बात क्या थी कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या है? लायबिलिटीज ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ओनली। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में क्या है? बोथ डिपॉजिटरी और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करता है कि हमने जो क्लासिफिकेशन हमने क्या, थर्ड वर्किंग ग्रुप ने जो क्लासिफिकेशन किया मॉनेटरी एग्रीगेट्स में और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में, ये हमें हेल्प करता है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कि मनी सप्लाई एंड इट्स रिलेशनशिप टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन, कि मनी सप्लाई का और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन्फ्लेशन जो है, पहले तो मनी सप्लाई को क्लासिफाई कर दिया कि कैसे मनी सप्लाई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्फ्लेशन में समझ है उसकी कैसे काम करता है। प्लस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी के बराबर नहीं है अनलेस इशूइंग इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस लाइक बैंक, जब तक कि वो बैंक की तरह काम ना करे तब तक वो मनी के बराबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, मनी तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म है ना। अब मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो है ये वीकली डाटा जो है पब्लिश करते हैं एज पर आरबीआई की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आरबीआई जो है वो पब्लिश करता है वीकली मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइबिलिटीज किसकी? डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशंस की। और ये एग्रीगेट्स क्लासिफाई किए गए हैं प्रोग्रेसिवली लिक्विडिटी के बेसिस पे। मतलब हमें सबको पता है कि M0 आपका मोस्ट लिक्विड है और M3 आपका लेस लिक्विड जो है वो है, लीस्ट लिक्विड भी हम कह सकते हैं। नाउ अब M0 में क्या क्या आता है? M0 या रिजर्व मनी हम कह दें या फिर मॉनेटरी बेस उसे हम कह दें, जिसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, हाई पावर्ड मनी से क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली फॉर्मूला। M नोट में क्या क्या है? रिजर्व मनी में करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेंसी इन सर्कुलेशन में हमने देख लिया करेंसी जो आरबीआई इशू कर रहा है एंड हैंड्स ऑफ पब्लिक और बैंक। बैंकर डिपॉजिट्स विद आरबीआई मतलब जो बैंक का जो डिपॉजिट आरबीआई के पास है, जो बैंक अपने रिजर्व्स रखता है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई जिसमें अदर डिपॉजिट्स में नाबार्ड का भी, फॉरेन सेंट्रल बैंक का भी, इन सबका जो है अदर डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स में। इसके बाद अगर हम M1 की बात करें तो M1 को क्या बोला गया है? नैरो मनी। M1 में क्या क्या आएगा? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड है? करंट डिपॉजिट प्लस डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, M2 में क्या है आपका? M2 क्या बोला गया है? इंटरमीडिएट एग्रीगेट। ठीक है, M2 में M1 भी है प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो इशूड बाय बैंक्स है, प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद मैच्योरिटी जिनकी लेस देन 1 ईयर है। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो M2 में क्या क्या आ जाता है आपका? करेंसी डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो इशू किए हैं बैंक ने, टर्म डिपॉजिट जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है एक्सक्लूडिंग फॉरेन जो आपके हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड है? ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड है M2 में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। ओके, सो ये किसका पार्ट बन गया? M2 का। M2 इंक्लूड करता है शॉर्ट टर्म टाइम लाइबिलिटीज और क्या रिफ्लेक्ट करता है? मोर लिक्विड फंड्स को ये रिफ्लेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म जो आपकी टाइम लाइबिलिटीज है वो इंक्लूड होती है M2 में, M1 में नहीं होती क्योंकि M1 आपका मोस्ट लिक्विड है। M3 की अगर हम बात करें तो M3 आपका ब्रॉड मनी जो है वो कंसीडर किया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या है? M2
प्लस आपकी टर्म डिपॉजिट जो 1 साल से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग आपके वही फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, एक्सक्लूड है इसमें। कॉल बोरोइंग्स बाय बैंक फ्रॉम नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल मनी सप्लाई जो अवेलेबल है इकोनॉमी में। अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि टोटल मनी सप्लाई अवेलेबल इन इकोनॉमी कौन रिप्रेजेंट करता है, एम नॉट, M1, M2 रिजर्व मनी, मतलब वही, तो क्या आंसर है? M3 रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज M3 ही किया जाता है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन, ऑल एग्रीगेट्स में क्या एक्सक्लूड किया गया है? FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स एक्सक्लूडेड है फ्रॉम ऑल एग्रीगेट्स ड्यू टू देयर एक्सटर्नल करेंसी नेचर और बैलेंस शीट रेस्ट्रिक्शन। ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये चीज आप ध्यान भी रखेंगे। समरी टेबल है आपके पास, वही रिवाइज अगर आप करना चाहो तो। M0 में करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट्स विद RBI, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 में करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स जिसमें करंट और सेविंग आ गई, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 में क्या आ गया? M1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स प्लस आपके कमर्शियल करेंसी डिपॉजिट्स प्लस आपकी टर्म डिपॉजिट जो लेस देन 1 ईयर है। M3 में वही आपके आगे M2 प्लस आपका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो 1 साल से ज्यादा है, और एक्सक्लूड करेंगे वही फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स, और कॉल बोरोइंग्स किसमें से? फ्रॉम NBFCs भी ऐड होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस जो है वो काफी घुमा के आए जाते हैं यहाँ से, तो ये चीज जो है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है। उस टाइम पे हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं, तो हर चीज जो है वो आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में क्या क्या आता है? ऑल तो मैं वैसे करवा चुकी बट बता देती हूँ। L1 में आपका आएगा M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। L2 में आपका क्या आएगा? L2 में आपका कवर होगा L1 प्लस आपकी टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, प्लस आपकी टर्म बोरोइंग्स बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्लस आपकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो इशू किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। L3 में क्या क्या आएगा? L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये मैं ज्यादा ले भी नहीं रही, मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ। नाउ उसमें से आप नोट्स बना लेना। मनी मल्टीप्लायर का अब हम कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क देखें, तो अगर हम मनी मल्टीप्लायर का बैकग्राउंड देखें तो ये बेस्ड है किसके बात पे? फ्रीडमैन एंड शॉवर्ट्ज एंड कैगर। अगर नाम पूछ लिया जाए आपसे कि मनी मल्टीप्लायर में किन इकोनॉमिस्ट का नाम आता है या किनका नहीं आता है, तो आपको इनका ध्यान रखना है कि ये जो बेस्ड है मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, ये किसके काम पे बेस्ड है? फ्रीडमैन, शॉवर्ट्ज एंड कैगर। ओके, मनी मल्टीप्लायर प्रोवाइड करता है आपको एक फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड? स्टॉक ऑफ मनी से रिलेटेड, मॉनेटरी बेस्ड एंड मल्टी मल्टीप्लायर स्मॉल एम, ठीक है। स्टॉक ऑफ मनी कैपिटल एम से है, मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम से, ध्यान रखेंगे। और मॉनेटरी बेस्ड जो है वो H से यूज जो है डिनोट करते हैं। अब मनी मल्टीप्लायर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये देखना, ये ध्यान से समझना। मैंने आपको सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करके दी है यहाँ पे कि हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, सब कुछ इंक्लूड है। बट आपको क्या करना है, इसको ध्यान से नोट डाउन करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है? सिंपल सा कि मनी सप्लाई किसके बराबर है? इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर मनी, या जिसे हम कह देते हैं रिजर्व मनी, M इनटू H। ओके, की कंपोनेंट्स हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, हमें पता है मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड है? C प्लस GD प्लस आपका टाइम डिपॉजिट्स भी हो जाता है अगर M3 को ले रहे हैं हम तो। मॉनेटरी बेस में आपका क्या है? हाई पावर्ड मनी, जिसमें क्या इंक्लूड हो गया? आपकी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक। मनी मल्टीप्लायर क्या मेजर करता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मनी सप्लाई क्रिएटेड बाय पर यूनिट ऑफ हाई पावर्ड मनी, मतलब कितने गुना जो है, जो भी पैसा है उसका कितना गुना जो है मनी मल्टीप्लायर हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, वो आपका मनी मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है पब्लिक की प्रेफरेंस पे, कि पब्लिक अपने पास करेंसी रखना चाहती है या डिपॉजिट्स बैंक में रखना चाहती है। बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। पब्लिक जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स में रखना चाहती है या टाइम डिपॉजिट्स पे रखना चाहती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना मनी मल्टीप्लायर होगा। बैंक का क्या बिहेवियर है, बैंक कितना रिजर्व रखना चाहता है, रिजर्व रेशियो उसका कितना है। जितना ज्यादा रिजर्व रखेंगे, जितना अगर 10% रिजर्व रखा है और फिर अगर 20% रख दिया, तो 20% रिजर्व ज्यादा रख दिया तो आपका मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम क्रिएट होगा, उतना ही कम जो है मनी क्रिएट होगा, ठीक है। तो इन चीजों पे मनी मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंड करता है पब्लिक की प्रेफरेंस पे और बैंक के बिहेवियर पे। नाउ की इश्यूज क्या है इस थ्योरी में? स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मनी मल्टीप्लायर क्रूशियल है, कितना स्टेबल रहता है, कितना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
अगर आपका मल्टीप्लायर अनस्टेबल है तो रिलेशनशिप जो है आपका एम और एच में वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये इफेक्ट करता है रिलायबिलिटी आपके मॉनेटरी बेस की एज अ पॉलिसी टूल कंपेयर्ड टू आपकी जो इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग है ना, कि इतना इंटरेस्ट रखना है। लेकिन अगर आपकी यही, अगर आपके मल्टीप्लायर ही स्टेबल नहीं है तो फिर सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें इन केस ऑफ ब्रॉड मनी, हम क्या इंक्लूड करते हैं अगर हम ब्रॉड मनी को लेके चलें। ठीक है, इन्होंने बोला ना यहाँ पे आप M1 और M3 दोनों को यूज कर सकते हो। मनी सप्लाई में आप जो निकाल रहे हो उसमें M1 भी हो सकता है, M3 भी हो सकता है। तो अब अगर आप M3 ले रहे हो तो अगर इन केस ऑफ ब्रॉड मनी हम क्या इंक्लूड कर देंगे, टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स। तो उस केस में आपकी मनी क्या हो जाएगी, करेंसी विद पब्लिक इंक्लूड होगा, डिमांड डिपॉजिट्स आपके टाइम डिपॉजिट्स आपके ये रिजर्व्स विद बैंक। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। अब अजम्पशन क्या ली गई है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आर इग्नोर्ड इन बेसिक एनालिसिस। ये अजम्पशन सिंप्लीफिकेशन के लिए ली गई है। जैसे हम बोलते हैं ना करेंसी सी प्लस डीडी प्लस ओडी, ओडी को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन है पॉलिसी की, अगर मनी मल्टीप्लाई स्टेबल है तो मॉनेटरी बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एक रिलायबल टूल होगा मनी सप्लाई के लिए। अगर नहीं है तो पॉलिसी मेकर जो है वो प्रेफर करेंगे कि हम इतना रेट इंटरेस्ट रेट टारगेट करते हैं कि हमें इतना रेट जो है वो रखना है अपने सीआरआर का, एसएलआर का, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी वो यूज कर रही हैं। ठीक है, अगर वो स्टेबल है तो मॉनेटरी बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा और हम उस हिसाब से मनी सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन नहीं है तो पॉलिसी मेकर्स फिर प्रेफर करेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग करें। ओके, नाउ मनी मल्टीप्लायर की थ्योरी और मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले लास्ट में देखो जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं। उसके बाद शायद मैंने, हाँ, फाइनल फॉर्मूलाज भी लिख रखे हैं कि क्या क्या इंक्लूड होंगे। अगर क्वेश्चन जिस तरीके से भी आ जाए उस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और फिर शायद मैंने समरी, हाँ, समरी टेबल भी लिख रखी है। ठीक है, तो ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना विषय से, बट इसको ध्यान रखना। मनी मल्टीप्लाई थ्योरी, मॉनेटरी एग्रीगेट, सबसे पहले M1 में C प्लस डी लिया, M3 में C प्लस डी, ओडी को क्या किया है, इग्नोर किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस क्या ले लिया, टाइम डिपॉजिट्स। मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी में क्या है, आपकी करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व्स विद बैंक। अगर इस सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी अगर पॉलिसी डिटरमिन्ड है, पॉलिसी के हिसाब से है, तो आपकी जो सप्लाई है हाई पावर्ड मनी की वो किसके बराबर हो जाएगी, आपके मॉनेटरी बेस के बराबर जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तीन इक्वेशन बन गई। अब डिमांड जो है हाई पावर्ड मनी की, उसमें क्या क्या आता है, हाई पावर्ड मनी की जो डिमांड है उसमें इंक्लूड होता है पब्लिक होल्ड करेंसी कितनी है प्लस आपके बैंक होल्ड रिजर्व्स कितनी है। अब अगर करेंसी डिमांड है एज अ रेशियो ऑफ डिमांड डिपॉजिट है तो उस केस में क्या होगा, आपकी करेंसी इंटू आपका जो डिपॉजिट रेशियो है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए रिजर्व अगर आपके हैं, उसमें अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व भी है एक्सेस रिजर्व भी है, तो रिजर्व में दोनों आएंगे, रिक्वायर्ड रिजर्व भी एक्सेस रिजर्व भी। रिजर्व रेशियो में क्या आएगा, आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस आपका एक्सेस रिजर्व रेशियो, अगर रेशियो की फॉर्म में है तो। ठीक है, नाउ फॉर्मूला याद कर लेना बाद में। टोटल रिजर्व्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स आप क्या इंक्लूड करोगे, आर इंटू डी, रिजर्व इंटू डिपॉजिट्स। अगर टोटल डिपॉजिट्स कंपोज्ड ऑफ डिमांड में अगर आपकी डिमांड डिपॉजिट्स भी है टाइम डिपॉजिट्स भी है तो दोनों इंक्लूड की जाएंगी। टाइम डिपॉजिट अगर एज ए पोर्शन ऑफ डिमांड डिपॉजिट लिया गया तो टाइम डिपॉजिट को हम कैसे करोगे, टाइम डिपॉजिट इनटू डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट इनटू आपका जो डिमांड डिपॉजिट रेशियो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब फाइनल फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, देखो ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो जब मैं डिटेल में समझाऊंगी तब समझा दूंगी, बट याद करने की जरूरत नहीं है। बट बोला गया है कि अगर आर है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, स्मॉल और है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। लेकिन ये फाइनल फॉर्मूलाज जो है वो याद करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाई पावर मनी को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, सी प्लस आर आर प्लस ई, रिक्वायर्ड रिजर्व एक्सेस रिजर्व प्लस 1 प्लस टाइम डिपॉजिट इनटू डी। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। अगर आप एमआई के लिए सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एमआई के लिए सॉल्व करो, एम वन के लिए सॉल्व करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपसे बोल दिया जाए M3 के लिए सॉल्व करो तो आप फिर उसमें क्या कर दोगे, यहाँ पे तो आपने 1 प्लस करेंसी डिपॉजिट्स को करेंसी को यूज किया ना इनटू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, बट यहाँ पे आप M3 है ना तो आप इसमें टाइम डिपॉजिट्स पे ले आओगे। तो फिर M1 में इसको सॉल्व करके फिर M1 इज इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला यूज करके करेंसी रिक्वायर्ड रेशियो एक्सेस प्लस 1 प्लस टी, और यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एक्सेस और यहाँ पे भी टी का यूज करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है, और ये फॉर्मूला लिख के अपने सामने पेस्ट कर लो और आते जाते 2 3 4 बार देख लेना। ठीक है, नाउ
समरी टेबल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर M1 है तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और आपका अगर M3 है तो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके ना, ये तो बस लिख रखा है कि करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो है, इसका मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है, इसका मतलब एक्सेस रिजर्व रेशियो है, इसका मतलब टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो है, ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ये टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये हाई पावर मनी है। अगर लिखना चाहो तो ये चीज भी लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये ध्यान ना रहे कि ये आर और ई क्या है, तो ये की पैरामीटर्स है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये चीज भी जो है वो साथ में नोट कर लेना। प्लस ये फॉर्मूला जो है वो आपके फाइनल फॉर्मूले तीनों, ये चीज भी आप नोट कर लेंगे। ओके नाउ मूविंग फर्दर, मनी मल्टीप्लायर में नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी कैसे डिफाइन किया गया है वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मनी सप्लाई कंपोनेंट, जैसे हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स हैं, करेंसी है, M1 M3 है, ये रिस्पॉन्ड करें टू चेंज इन हाई पावर्ड मनी। इसलिए जो है कि हाई पावर्ड मनी में चेंज आता है, तो ये चीजें मनी सप्लाई के जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को चेंज करने, इस चीज को देखने के लिए नैरो मनी और ब्रॉड मनी में इसको डिवाइड किया गया। की डिटरमिनेंट्स हमने क्या लिए, सेम सेट ऑफ वेरिएबल, हाई पावर्ड मनी ले ली, करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो ले लिया, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ले लिया, एक्सेस रिजर्व ले लिया, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो ले लिया। फिर मनी मल्टीप्लायर के ये सारे फॉर्मूले बने। अब देखो क्वेश्चन जो है, अगर आपको डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालने का क्वेश्चन आ जाए, टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालने का क्वेश्चन आ जाए, करेंसी मल्टीप्लायर निकालने का क्वेश्चन आ जाए, नैरो मनी मल्टीप्लायर निकालने का क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों तो करवा ही दिए थे, और अगर ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर निकालने का क्वेश्चन आ जाए, तो अगर मल्टीप्लायर के एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर के केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लायर के केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे, करेंसी के में देखो बहुत चीजें जो है वो कॉमन है, करेंसी मल्टीप्लायर है ना तो ऊपर करेंसी लिख लिया, फिर वही चीज कॉमन है, सी प्लस आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व एक्सेस रिजर्व 1 प्लस टी, सेम है सेम है सेम है, सिर्फ जो चेंज होगी ना ये ऊपर वाली चीज चेंज होगी, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है तो 1, टोटल डिपॉजिट है तो 1 प्लस तो आपका टी, ठीक है, स्मॉल टी कंपनी कैसे, टाइम डिपॉजिट टू डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। अगर करेंसी मल्टीप्लायर है तो ऊपर सिर्फ सी, अगर नैरो मनी मल्टीप्लायर है तो 1 प्लस सी, ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर है तो 1 प्लस सी प्लस टी। आसान है, याद हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगी ये चीजें, इतना टफ नहीं है। और मैंने इसलिए इसको कंबाइन करके लिखा है कि क्वेश्चंस आपको भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े घुमा के आते हैं और वो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो आपको एक ही जगह पे कंबाइन करके मैंने सारे फॉर्मूले दे दिए, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये मेहनत जो है वो पसंद आई होगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने का फायदा क्या होगा जब आप शेयर ही नहीं करोगे। तो डेटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट्स, दो ब्रॉड कैटेगरीज है, फैक्टर जो इफेक्ट करें हाई पावर्ड मनी को और फैक्टर जो इफेक्ट करें मनी मल्टीप्लायर को और बैंक क्रेडिट मल्टीप्लायर को, ठीक है। वो डेटरमिनेंट्स है मनी सप्लाई के और बैंक क्रेडिट के। ओके नाउ क्या रोल है पब्लिक का और बैंक का, बिहेवियरल रेशियो जो हमने देखा था कि ये बिहेवियर देखते हैं लोगों का, पब्लिक प्रेफरेंस का, कि पब्लिक की क्या प्रेफरेंस है, कि वो करेंसी में रखना चाहती है, वो टाइम डिपॉजिट में रखना चाहती है, वो टोटल रिजर्व रेशियो मतलब बैंक रिजर्व में रखना चाहता है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना मनी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। द प्रोक्सीमेट डेटरमिनेंट जो है मनी का और क्रेडिट मल्टीप्लायर का, वो क्या है, बिहेवियरल रेशियोज है जो एंडोजीनियसली डिफाइन होते हैं, एक्सोजीनियसली बाहर ही डिफाइन होंगे, कि मतलब बैंक क्या करेगा इसमें, अगर मेरे को 10,000 रुपए बैंक में जमा ना करके अपने पास रखने, तो इसमें बैंक थोड़ी ना कुछ कर सकता है, अगर मैं बैंक में दूं वो पैसा, तो वो पैसा तो फिर जा सकता है लोन में, लेकिन नहीं दूं तो फिर मल्टीप्लायर कैसे होगा, क्रेडिट कैसे क्रिएट होगा। तो बिहेवियरल रेशियोज जो है, और बिहेवियरल रेशियोज 3 है आपकी, करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो, कितना करेंसी और मैं कितना करेंसी में रखना चाहती हूँ और कितना अपना डिमांड डिपॉजिट में रखना चाहती हूँ, पब्लिक की प्रेफरेंस पे डिटरमाइन किया जाएगा। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, मैं कितना अपना एफडी में रखना चाहती हूँ और कितना डिमांड में रखना चाहती हूँ, ये भी पब्लिक का कितना सेविंग बिहेवियर है, कि भाई मुझे इतना सेव रखना है तो मैं इतनी एफडी करा देती हूँ 50,000 की, और जो है मैं 10,000 जो है वो अपने रोज के खर्चे के लिए डिमांड डिपॉजिट में रख देती हूँ। तो इनका सेविंग बिहेवियर किस हिसाब से है। टोटल रिजर्व रेशियो ये बैंक के ऊपर है कि रिक्वायर्ड और एक्सेस रिजर्व बैंक को कितना रखना है, इतना रिजर्व उसे रख के चलना है। तो ये जो रेशियो है वो डिपेंड करते हैं बिहेवियरल चॉइस पे, पब्लिक की और बैंक की, कि बैंक की क्या चॉइस है रिजर्व रखने की और पब्लिक की क्या चॉइस है करेंसी में रखने की, टाइम डिपॉजिट में रखने की या डिमांड डिपॉजिट में रखने की। और ये आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मेरा मन है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आए हैं तो मैं पूरे 1 लाख की एफडी करा दूं, या फिर मैं 1 लाख रुपए अपनी सेविंग में डाल के उसको मस्त खर्च करूं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। और जितना पैसा मैं बैंक में डालूंगी उसी हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएट होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करता है, इसमें आरबीआई का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होगा, ठीक है। नाउ
मॉनेटरी अथॉरिटीज का क्या रोल होता है? आरबीआई जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मनी सप्लाई को, बैंक क्रेडिट को, दो प्राइमरी टूल्स यूज करके, या तो हाई पावर्ड मनी या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितना रखना है। हाई पावर्ड मनी में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि अगर अपने परचेज कर ली सिक्योरिटीज तो हाई पावर्ड मनी बढ़ जाएगी, अगर सिक्योरिटी सेल कर दी तो कम हो जाएगी। सिक्योरिटी सेल कर दी तो सिक्योरिटी सेल करके पैसा जो है वो सरकार के पास आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हाई पावर्ड मनी, ठीक है। और अगर परचेज कर ली तो पैसा मार्केट में चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट क्या आएगा? जो आपके चेंजेस होंगे हाई पावर्ड मनी में, इससे ही हमें पता चलेगा कितना मल्टीपल चेंज होता है। मनी सप्लाई वाया मनी मल्टीप्लायर, कि कितनी हम मनी सप्लाई चाहते हैं इकोनॉमी में डालना, तो हम परचेज या सेल करें सिक्योरिटी को, या कितना बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है क्रेडिट मल्टीप्लायर से, कि अगर वो 10 गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, 20 गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, तो ये इफेक्ट हमारे किसको करता है? आरबीआई जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे मनी सप्लाई को और बैंक क्रेडिट को, ठीक है। हाई पावर्ड मनी का यूज करके उसका क्या इफेक्ट आएगा, और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का चेंज करके, कि अगर वो आरआर बढ़ा दे, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ा दे, तो इसका मतलब है ना कि बैंक को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ रहा है। और अगर मान लो कि बैंक के पास 1000 रुपए आए और बैंक से बोल दिया जाए कि आपको 900 रुपए तो रिजर्व में ही रखने हैं, तो मल्टीप्लायर जो है मनी का जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट का जो क्रिएशन है, वो कैसे होगा? वो सिर्फ 100 रुपए ही वो आगे लोन पे दे पाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर वो कहते कि आप 100 रुपए सिर्फ रिजर्व में रखो और 900 रुपए आप लोन पे दे दो, तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो बैंक को अगर आपने आरआर बढ़ा दिया तो बैंक को इसका मतलब ज्यादा रिजर्व रखना है, उतना कम मनी या क्रेडिट क्रिएट होगा, ठीक है, उतनी मनी की सप्लाई और बैंक के क्रेडिट जो है वो डिक्रीज होगा। अगर कहते कि आप रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम कर दो, ये 100 कर दो, तो बैंक ज्यादा लैंड कर सकता है, ज्यादा लोन दे सकता है, उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, उतनी मनी सप्लाई, उतना क्रेडिट जो है वो इंक्रीज आपका होगा, ठीक है। नाउ रोल ऑफ बैंक, बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है? बैंक जो है वो कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को, किससे? एक्सेस रिजर्व रेशो से, एक्सेस रिजर्व रेशो टू डिपॉजिट्स के हिसाब से। कैसे? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इम्पैक्ट है एक्सेस रिजर्व का? अगर ज्यादा एक्सेस रिजर्व है, ठीक है, ज्यादा एक्सेस आपका रिजर्व है, एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट है, कि हमने रिजर्व 900 रुपए रखे और डिपॉजिट में सिर्फ आए 100, 1000 है तो 900 रिजर्व, 1000 आए तो 900 हमने रिजर्व कर लिए। तो अगर रिजर्व ज्यादा है तो बैंक कम लैंड करेगा, कि 1000 मेरे पास टोटल डिपॉजिट है, उसमें से मैंने 900 रिजर्व में रख लिए, मैं सिर्फ कितने लैंड कर सकता हूँ? 100। तो मनी सप्लाई बैंक क्रेडिट दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर लो एक्सेस रिजर्व है, 1000 रुपए आए और रिजर्व में सिर्फ मुझे रखने हैं 100, तो बैंक ज्यादा लैंड कर पाएगा और मनी सप्लाई और क्रेडिट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो बैंक इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को किससे? अपने एक्सेस रिजर्व रेशो, और एक्सेस रिजर्व रेशो का मतलब एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट, कि डिपॉजिट कितना है उसका कितना आप रिजर्व रखोगे, ये रोल है बैंकिंग सिस्टम का। सो व्हाई डू बैंक एडजस्ट एक्सेस रिजर्व? बैंक क्यों एडजस्ट करते हैं? सबसे पहली चीज, मार्केट इंटरेस्ट कैसे, कहां से करता है? मार्केट इंटरेस्ट लोन पे, एक्सेस रिजर्व पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा लोन्स पे, सिक्योरिटी पे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक्सेस रिजर्व रखने की, तो बैंक रिड्यूस करेगा एक्सेस रिजर्व उस टाइम पे। जितना कम इंटरेस्ट रेट है उतना ही बैंक जो है वो एक्सेस रिजर्व जो है वो ज्यादा रखेगा। रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल, बैंक एक मेंटेन करता है एक्सेस रिजर्व टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल। आपको ये तो पता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैंक में जाएंगे और बैंक से सारा पैसा निकल लाएंगे, नहीं ना। तो बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व तो रखना पड़ेगा कि कब कौन आके पैसा ले ले। और आप अगर एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हो ना, बैंक ने एक साथ जाके, मान लो मैंने बोला कि 1 लाख रुपए मुझे कैश चाहिए अपने अकाउंट में से, तो बैंक आपको 2 दिन का टाइम देगा और फिर आपको वो पैसे देगा। तो अगर ज्यादा विड्रॉल रिस्क है तो मुझे ज्यादा रिस्क, बैंक को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर मेरे को रिस्क कम है कि भाई कम लोग ही पैसा निकालते हैं, तो मैं कम रिजर्व रखूंगा, मतलब बैंक कम रिजर्व रखेगा। तो ये देखना पड़ता है कि हमारे पास डिपॉजिट विड्रॉल कितना होगा। अगर आप अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल हो जाए तो बैंक को फिर एक्सेस रिजर्व जो है वो रखना पड़ेगा। समरी टेबल हम बताएं तो क्या समरी है इसकी? हाई पावर्ड मनी ज्यादा, मनी एंड क्रेडिट वाया मल्टीप्लायर ज्यादा, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा, मल्टीप्लायर कम, सीधी सी बात है, रिजर्व में ज्यादा रख रहे हैं तो मल्टीप्लायर कम, क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी। एक्सेस रिजर्व रेशियो अगर ज्यादा है तो लोन कम जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। पब्लिक करेंसी रेशो, टाइम रेशो, ये इफेक्ट करते हैं आपके स्ट्रक्चरल साइज ऑफ मल्टीप्लायर का, कि पब्लिक कितना करेंसी में रखना चाहता है पैसा, कितना एफडी में रखना चाहता है, तो ये इफेक्ट करता है कि कितना इकोनॉमी में बैंक जो है मनी मल्टीप्लायर कर सकता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सारे, कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगी जब आपकी ये मैराथन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस मैं जब कराऊंगी जब आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किससे? लेक्चर नंबर 3 से।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3, 3, 4, 5, 6, 7 4 लेक्चर बच के ना आपके, तो दो दो में कवर कर देंगे। बिकॉज देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है घर में, बट इन इश्यूज को सॉल्व करते हुए, बट मैं चाहती हूँ कि आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर रहें। तो हम साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं अपलोड करती रहूंगी। जितनी चिंता आपको उतनी चिंता मुझे भी है, तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना। बाकी टेक केयर, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ऐसे ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह सब कवर कर लेंगे। ओके।